नमस्कार दोस्तों। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और उनकी तमाम आरएसएस बीजेपी बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर पैसा बांटे, बगैर और कोई चुनावी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने असली आपातकाल का इस देश को आभास करा दिया है? क्या भारत के अंदर इतना कमजोर प्रधानमंत्री कभी कोई हुआ है? और क्या वो किसी पिछले प्रधानमंत्री से अपनी तुलना करने की स्थिति में है? इन सब सवालों पे आता है तो निश्चित रूप से इसके जवाब खोजते बनता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जो 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई थी, इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी। और जब 1967 में वो प्रधानमंत्री बनी तो तब बनी जब हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़के बिल्कुल खड़े हुए थे। देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, खाने के लिए अनाज नहीं था और तमाम संकट थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था दिल का दौरा पड़ने से, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने उन्हें बदनाम करना शुरू किया था कि उन्होंने ताशकंद समझौता दबाव में आके किया है। निश्चित रूप से उन्हें सदमा लगा था, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ी थी और जीती थी। बहरहाल उनका निधन हुआ। फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में सांसदों ने चुनाव किया और 167 वोटों से श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीती, तब देश की प्रधानमंत्री बनी। पार्टी में भी उनके खिलाफ थे, पार्टी के बाहर भी उनके खिलाफ थे और दुनिया में भी उनके खिलाफ थे लोग। बावजूद इसके श्रीमती गांधी ने 1967 में ही नाथुला में और चू में दो जगह चाइना को, जिसे चीन कहते हैं, उस चीन को बुरी तरह हराया। उनके 450 सैनिकों को मार गिराया। भारत के 88 सैनिक मारे गए, शहीद हुए। और भारत ने चीन को इतना पीछे ढकेल दिया कि आज तमाम सारी जमीन जो है, चाइना जो अपना दावा करता था, वो हमारे पास है। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री क्या करता है? 2017 में डोकलाम में चीन घुस आता है और अपनी सड़क बना लेता है। फिर उसके बाद में 2020 में वो हमारे यहां लद्दाख में घुस आता है और आकर के वो हमारे शहीदों के स्मारक तक तोड़ देता है और उस पर कब्जा कर लेता है। हमारे 20 सैनिकों को मार डालता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो ऐसा चीन की रीढ़ तोड़ी थी कि वो 50 साल तक हिम्मत नहीं कर सका था, और अब यह हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा प्रधानमंत्री आपको मिला है। और इसके बाद में वह प्रधानमंत्री जाके तमाम राष्ट्राध्यक्षों के गले पड़ता है, छोटी छोटी मीटिंगों में जाके ऐसे करता है जैसे पता नहीं उसने क्या कर लिया। दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में तमाम राष्ट्रों की मीटिंग की थी और उस बैठक में दुनिया के 125 देश आए थे, उनके राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आए थे और श्रीमती इंदिरा गांधी उसकी लीडर थी। उन्होंने तो कभी नहीं इसका प्रचार किया, दिल्ली को रोका नहीं गया था, सब अपने अपने ढंग से कर रहे थे। वह इंदिरा गांधी थी। वह इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पूंजीपतियों से छीन करके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वह इंदिरा गांधी थी राज्य रजवाड़ों के प्रीवी पर्स खत्म करके भारत के खजानों में भरा था। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने हरित क्रांति की। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को स्माइलिंग बुद्धा बता दिया था। और वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इस देश में CIA एजेंट की तरह काम कर रहे तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। कोई पांव छू रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि उनमें तमाम नेता
जयप्रकाश नारायण जैसे नेता देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, भड़का रहे थे कि सैनिकों, पुलिस और सब विद्रोह कर दो इंदिरा जी के खिलाफ। रामलीला मैदान में यह कहा गया था। इस तरह से तमाम सब किए गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती उन्हें खत्म कर सकती थी, खत्म नहीं किया। किसी को झूठे केस में नहीं फंसाया, शांति भंग की आशंका में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ गिरफ्तार किया था, कोई फर्जी केस नहीं लगाया था। और फिर कुछ समय बाद जब सब उन्होंने मेंटेन कर लिया, देश को टूटने से बचा लिया, जो तोड़ने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, तब उसके बाद में आपातकाल खत्म करके देश में चुनाव कराया, हारी। उनको तमाम जो भी साथ देने को तैयार थे, उन्होंने गलत तरीके से सरकार नहीं बनाई। और उसके बाद में श्रीमती गांधी फिर 1980 में देश की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने देश को बताया कि क्या भारत होता है। उन्होंने चीन से छीन के सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया। उनके बेटे राजीव गांधी ने चीन से छीन कर नेपाल को भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। तो वह थी, इतनी ताकत वो दे के गई थी उस महान महिला की, उस आयरन लेडी के, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था। उस दुर्गा के जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन है। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में देश की आयरन लेडी का जन्म हुआ, जिनके पैदा होते ही हर किसी ने दादा मोतीलाल नेहरू से कहा था कि आपकी पोती इतिहास रचेगी। ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और इंदिरा गांधी जी ने आगे चलकर खूब इतिहास रचा। वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, नया देश बांग्लादेश बनाया और भारत के विकास में अहम योगदान निभाया। बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में इंदिरा जी ने कई ऐतिहासिक काम किए। इनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रीवी पर्स खत्म करना, इसरो की स्थापना करने जैसे कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। आइए आपको इंदिरा गांधी जी के कुछ ऐसे ही प्रमुख ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताते हैं। विदेश नीति। इंदिरा जी ने भारत की विदेश नीति को न सिर्फ मजबूत किया, बल्कि देश को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। बांग्लादेश को आजाद कराया। उन्होंने अफ्रीका, एशिया और अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत किए। परमाणु कार्यक्रम। आयरन लेडी इंदिरा जी ने बतौर प्रधानमंत्री देश को सुपर पावर बनाया। 1967 में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में परमाणु कार्यक्रम पर जोर शोर से काम शुरू हो गया। 18 मई 1974 का वो दिन, जब राजस्थान के पोखरण में इंदिरा जी ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर परमाणु परीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट से पूरी दुनिया चौंक गई और भारत एक परमाणु शक्ति राष्ट्र बन गया। हरित क्रांति। जब देश का कृषि क्षेत्र भारी संकट में था, तो उस वक्त में इंदिरा जी ने उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कृषि सुधारों के लिए काम किया और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा शुरू की गई हरित क्रांति को आगे बढ़ाया। इससे भारत में गेहूं का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। इसके अलावा कपास, तिलहन, आलू, मूंगफली जैसी फसलों का उत्पादन भी बढ़ा। रॉ का गठन। रॉ का नाम तो सबने सुना होगा। इसका गठन भी इंदिरा जी ने ही किया था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने महसूस किया कि भारत के पास भी अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 जैसी खुफिया एजेंसी होनी चाहिए। इसके बाद वे अपने इस मिशन पर लग गए और 21 नवंबर 1968 को देश की राजधानी दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की स्थापना हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना भी इंदिरा जी के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है। इन सब ऐतिहासिक कामों के अलावा इंदिरा जी ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी कई शानदार काम किए। राष्ट्र निर्माण में उनके इसी योगदान के लिए उन्हें 1972 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां बताते हैं कैसे जो सेफ है वो नरेंद्र मोदी का एक सेफ, वो सेफ क्या है, तिजोरी क्या है, उसमें है क्या। और उसके बाद में वो झारखंड में बताते हैं। वो सुबह दिल्ली होते हैं, फिर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां बताते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में वो झारखंड में रांची में बताते हैं और उसके बाद में वो रात को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते हैं और फिर देर रात दिल्ली आ जाते हैं और सुबह सुबह इंदिरा जी को वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके जन्मदिन पर। उसके बाद में वो संसद भवन में जाकर के वहां पर उनको नमन करते हैं।
और उसके बाद फिर देश के और काम में लग जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच इस देश का मीडिया कैसे सेंसर किया गया है। आपातकाल वो नहीं था, आपातकाल आज है कि एक भी अखबार वह खबर नहीं छापता है, वह तिजोरी नहीं बताता है। और नवभारत टाइम्स तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वो तो अदानी के बजाय अंबानी शब्द लिखता है और मोदी के बजाय अमित शाह शब्द लिखता है। बाकी अखबार ब्लैकआउट कर जाते हैं, कोई उन पर खबर ही नहीं लिखता है। वो तो यह कोई अखबार छोटी सी खबर यह छाप देता है कि राहुल गांधी ने कहा 50% आरक्षण दिया जाएगा, कोई ने कहा यह होगा, कोई ने कहा वो होगा, कोई ने कहा जातिगत जनगणना होगी, और बड़ा छोटा छोटा सा। तो आप इससे समझ लीजिए कि आपातकाल कब है। आज विपक्षी नेताओं पे फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जेल डाला जा रहा है, उन्हें डरा करके भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। तो यह खेल चल रहे हैं। और इसके बाद में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रुपए बांट रहा था कि चुनाव जीतने के लिए उसने 15 करोड़ बांट चुका था, जिसका डिटेल उसकी डायरी में मिलता है, और 5 करोड़ उसके पास था। सोचिए, फिर नासिक में उन्हीं की सहयोगी शिंदे गुट के का नेता वो 2 करोड़ रुपए कर रहा था बांटने का काम। लेकिन न चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत करता है, न अदालतें बोलती है, न पुलिस बोलती है, न किसी में हिम्मत है। और यह स्थिति है कि चोर बाजारी इस ढंग से चल रही है। तो चुनाव पैसे के बूते जीतने का है। अडानी अंबानी जैसे लोगों पे जो राहुल गांधी ने बोला, इसीलिए बोला कि सारे मीडिया तो इनके हाथ में है, सारी संस्थाओं में इन्होंने अपने लोग बैठा दिए हैं, और ये सारा पैसे का खेल है, जनता कैसे खरीदा जाता है। यह नहीं होगा तो चुनाव में गड़बड़ी कर दी जाएगी। जो चुनाव रिफॉर्म का वो है डेमोक्रेटिक, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस तरीके से हरियाणा के चुनाव में वो 19 सीटें जिनमें गड़बड़ की गई, जिसके बदौलत भाजपा आज वहां सत्ता में है, उसने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कैसे टर्नआउट वोट का बदला गया। उसके अलावा और तमाम चीजें आ रही। तो यानी इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की व्यवस्थाओं को, सबको ग्रैब किया गया है, और आरएसएस के लोगों को लगा दिया गया है चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद कि वो कैसे कैसे क्या करेंगे। इसी तरह झारखंड में जंगलों पे और सब पर कब्जा किया जा रहा है। किसको कराया जा रहा है? इन्हीं अडानी अंबानी जैसों को। जल जमीन जंगल छीना जा रहा है। राहुल गांधी इन्हीं पर तो बोलते हैं, और जब इन पर बोलते हैं तो मीडिया ब्लैकआउट कर देता है, उनके खिलाफ अभियान चलाता है। यही बात राहुल गांधी ने कही थी कि जब उन्होंने किसानों को हक देने की बात की, उसी के बाद मीडिया और सब उन पर टूट पड़े थे, पूंजीपति टूट पड़े थे। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन व्यापार में सरकार जो गेम करती है उसके खिलाफ। मेरा मानना है फेयर, आप कुछ भी व्यापार कीजिए, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हो रहा है। जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है इतने दिन से, प्रधानमंत्री 1.5 साल से जलते हुए मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतना कायर प्रधानमंत्री है। वहां पर यह स्थिति है कि वहां पर वह मुख्यमंत्री है जो खुद उस पूरी हिंसा का कारण है, और उसके बाद में देश का गृह मंत्री इतना डरपोक है कि लगातार वहां पर हिंसा हो रही, वो जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो न गृह मंत्री जाएगा, न प्रधानमंत्री जाएगा। इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मॉडल है। इस देश को असुरक्षित किया, इस देश की सीमाएं असुरक्षित की हैं। और ऐसी स्थिति में जब चुनाव आ जाता है तो घबरा जाते हैं। तो चुनाव में कैसे गड़बड़ की जाए, इसकी पूरी तैयारी की जाती, कैसे खरीदा जाए, कैसे सारी व्यवस्थाओं पे वो किया जाए, और उसके लिए इन्हीं पूंजीपतियों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके काले धन से सारा खेल होता है, और उन्हें काला धन वो किया जाता है, और सरकार उन्हें फ्री में रेवड़ियां देती है, और सरकार उन्हें रेवड़ी में लाखों हजार करोड़ रुपए दे देती है, लेकिन किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को देने के लिए कुछ हजार नहीं होते। इससे आप खेल को समझिए।
उसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, और जो यह लूट है उसे तो विकास कहते हैं। यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं, इसलिए उन्हें वो खलते हैं। और इसलिए इस तरह का आपातकाल जो लगाया गया है वो सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के सुख के लिए। इसे आपको समझना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में आपका भी घर बर्बाद होगा। क्योंकि जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, तोड़ा जा रहा है। एक घटना होती है दमोह में, वहां पर एक मेला लगाया जाता है सरकारी मैदान पर, और उसमें आमंत्रण दिया जाता है, लोग फीस जमा करते हैं, स्टॉल लेते हैं, और वहां पर 3 दिन स्टॉल लगाने के बाद में मुस्लिम्स को, 1.5 दर्जन मुस्लिम्स को निकाल बाहर किया जाता है। उनका पैसा भी वापस नहीं किया जाता है। बेचारे दूर दूर से आए थे, कोई कश्मीर से आया था, कोई कहीं से आया था, और वो अब फिर माल लेके जाएगा। सोचिए कितना बड़ा नुकसान उठाएगा। तो यह स्थिति है। कलेक्टर कहता है हम क्या करें, ये तो आरएसएस के लोगों ने, स्वदेशी जागरण मंच ने लगाया था। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। इसके अलावा ये नफरत फैलाने के तमाम तरह के काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाते हैं, और फिर आपकी बेटियों के साथ रेप करते हैं। रेपिस्ट सारे इन्हीं के लोग होते हैं। चाहे बीएचयू आईआईटी में देख लीजिए, बनारस में, वाराणसी, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद है, वो लड़की आईआईटी की, वो भाजपा समर्थक की बेटी थी, और रेप करने वाले नरेंद्र मोदी की टीम के सदस्य थे, पदाधिकारी थे। खेल को समझिए। तो आप भी सुरक्षित नहीं है। जैसे ही मौका आएगा आप भी लूटे जाएंगे। आपका भविष्य लूटा ही जा रहा है। जय